हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 20 जुलाई 2021 को 20 जुलाई 2021 को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के ऊपर दिया। हम उसके बारे में बात करेंगे आज इस पूरी वीडियो में। पूरे जो फैक्ट हैं कि इसके क्या फैक्ट हैं, क्या कोर्ट ने हेल्ड किया, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रिक्वेस्ट सभी से यही है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह के केस टाइटल है इसका, जिसकी सिविल अपील नंबर है 91089109 ऑफ 2014। तो ये जजमेंट की जो डेट है, रिसेंट डेट 20 जुलाई 2021 है। जो बेंच है वो है बेंच हैं जस्टिस फॉली नारिमन, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस बी आर गवाई। तो जजमेंट है जो राइटिंग दी है जस्टिस फॉली नारिमन ने। इस जजमेंट में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है पार्ट 9 ऑफ बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये जो चैप्टर था, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया गया था, इस पार्ट को स्ट्रक डाउन कोर्ट ने किया है। क्वेश्चन क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्वेश्चन था, वैलिडिटी चैलेंज की गई थी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 की। 97th अमेंडमेंट एक्ट में जो कि डील करता था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर डील करता था, ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई 15 फरवरी 2012 को। 15 फरवरी 2012 को ये जो अमेंडमेंट थी वो इफेक्टिव हुई। इस अमेंडमेंट में क्या था? इस अमेंडमेंट में एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको ऐड किया गया। उसके बाद आर्टिकल 43B ऐड किया गया और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके पार्ट 9B है उसको ऐड किया गया। चैप्टर का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT तक डील करता है। चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैकग्राउंड क्या है इस जजमेंट का? ये अपील फाइल करी गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जो 22 अप्रैल 2013 को ये जजमेंट आई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने जो पार्ट 9 है उसको अल्ट्रा वायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट जो रेक्टिफिकेशन है आर्टिकल 368 क्लॉज 2 की जो प्रोवाइसो दी गई है, हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 362 की जो प्रोवाइसो कहती है कि हाफ ऑफ द जो स्टेट हैं उसको, अगर स्टेट सब्जेक्ट में कोई लिस्ट है तो हाफ ऑफ द जो स्टेट हैं उनको वो रेक्टिफाई करना है, रेजोल्यूशन डालना है उसके लिए। तो वही अब जो स्टेट सब्जेक्ट में जो मैटर है, जो सब्जेक्ट का लिस्ट का मैटर है, तो वो इफेक्टिव हो पाएगी। तो हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कि ये जो प्रोवाइसो है इसको फॉलो नहीं किया गया, तो ये जो पार्ट 9 है ये अल्ट्रा वायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन सब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहती है कि शेड्यूल 7 है, लिस्ट 2 है, जो कि बात करती है स्टेट लिस्ट की। उसमें एंट्री नंबर 32 है, वो कहती है कि इनकॉर्पोरेशन, regulation and winding up of corporation other than those specified in list 1 and university, unincorporated trading, literacy, scientific, religious and other society and association and cooperative society। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किस में दिया गया? एंट्री नंबर 32 शेड्यूल 7 लिस्ट 2। क्या है? स्टेट की लिस्ट है, जिसपे स्टेट है जो वो लॉ बना सकती है। तो इस तरह से इसको जो आर्टिकल 30 शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 कहती है, एंट्री नंबर 32 कहती है कि उसके अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकती है।
सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 368 प्रोवाइजो कहती है कि speak of any change being made in the list in the 7th schedule, the amendment shall also require to be rectified by the legislature of not less than half of the state by resolution to the effect passed by those legislation before the bill making provision for such amendment is presented to the president of for assent. प्रेसिडेंट की असेंट को देने से पहले बिल के लिए हाफ ऑफ द जो स्टेट है उनका रेजोल्यूशन, अगर वो स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है तो वो रेजोल्यूशन होना चाहिए। 97th अमेंडमेंट है जिसने ये इंसर्ट किया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर है, ये रेक्टिफाई नहीं हुआ था। द क्वेश्चन विच अराइजेस इन दिस अपील, किस अपील में जो क्वेश्चन अराइज कि वेदर द एडिशन ऑफ दिस चैप्टर कैन बी सेड टू बी वाइड और नॉन एस्ट फॉर वांट ऑफ सच रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन की एब्सेंट में क्या ये जो अपील है, रेटिफिकेशन इसकी नहीं हुई तो क्या ये अमेंडमेंट या ये जो चैप्टर है ये अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। कोर्ट ने ये यूनानिमसली हेल्ड किया कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए रिक्वायर्ड है कि एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द स्टेट है वो एज पर प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 368 क्लॉज 2 की प्रोवाइजो के मुताबिक उनकी रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। सिंस इट डील विद द एंट्री विच इज एन एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट है तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। Such ratification was not done in the case of 97th constitutional amendment, it was liable to be struck। तो ये इसमें रेटिफिकेशन नहीं हुई 97th अमेंडमेंट के मुताबिक, तो इसीलिए दिस इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। Analysis of Part 9 of the Constitution lead to the result that through Article 246 Clause 3 and Entry 32 List number 2 of 7th Schedule have been changed in letter, yet the impact upon the aforesaid article cannot be said to be insignificant। तो ये इन आर्टिकल का इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो insignificant नहीं है। On the contrary, it is clear by the curtailing the width of the Entry 32 List 2 and 7th Schedule Part 9b seek the effective significant change in Article 246 Clause 3, जो कि पावर करती है कि स्टेट के पास पावर है वो स्टेट को अपने सब्जेक्ट के अनुसार लॉ बना सकती है। तो ये जो प्रोविज़न हैं इसकी वो अफेक्ट करती हैं, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। तो ये स्टेट की एक्सक्लूसिव पावर है कि मेक लॉ विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिग्निफिकेंटली। तो ये सिग्निफिकेंटली उसकी जो पावर है उसको करटेल करती है, कम करती है, देयर बाय डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द क्वासी फेडरल प्रिंसिपल कंटेन्ड देयर इन। तो जो क्वासी फेडरल प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको डायरेक्टली ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो quite clearly therefore part 9b so far as it apply to cooperative society which operate within a state would therefore require ratification। तो कोर्ट ने ये बड़ा क्लियरली हेल्ड किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट के विद इन ऑपरेट करती है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसके लिए स्टेट की रेक्टिफिकेशन है, हाफ ऑफ द स्टेट की रेक्टिफिकेशन है वो जरूरी है, इस केस में वो नेसेसरी है। तो ये कोर्ट ने हेल्ड कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो था डॉक्ट्रिन ऑफ सवेरेबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं कि जो लॉ सही है उसको रख लिया जाता है, जो लॉ सही नहीं है उसको स्ट्रक डाउन किया जाता है। तो क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब पार्ट 9 है अगर इन कॉन्स्टिट्यूशनली इनफर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्टेट के भीतर काम कर रही हैं, बट येट ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या ज़्यादा स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं, क्या ये उनके लिए एप्लीकेबल हो या यूनियन टेरिटरी जो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। इसके लिए बेंच का स्प्लिट व्यू स्प्लिट था। इसमें जस्टिस जो जोसेफ थे वो एग्री नहीं कर रहे इसके साथ। सो देयर वाज ए स्प्लिट इन द बेंच ऑन द पॉइंट वेदर पार्ट 9 विल बी सर्वाइव विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, while the majority comprising Justice Nariman and Govai upheld those provisions of Part 9 which deal with the multi-state cooperative society by applying the doctrine of severability। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने उन्होंने ये अपहेल्ड किया कि जो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी अप्लाई करते हैं कि जो अच्छा लॉ है उसको रख लिया जाए और जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, तो इसके अनुसार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं
ये मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके ऊपर लागू किया जा सकता है। बट जस्टिस जोसेफ dissented on this count. Justice Joseph held that the doctrine of severability was not applicable and struck down the entire amendment. तो जस्टिस जोसेफ थे वो इस हक में थे कि जो पार्ट 9B है उसको एंटायरली ही स्ट्रक डाउन किया जाए। बस जस्टिस नरीमन और जस्टिस गवाई इस हक में है कि वह मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। ये स्ट्रक डाउन कोर्ट ने किया इन रिलेशन टू जो सोसाइटी स्टेट में ऑपरेट करती हैं। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट मेक इट दिस वेरी क्लियर। कोर्ट ने ये जो स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट है 97th अमेंडमेंट एक्ट का, इसको कोर्ट का ये कहना है कि ये क्लियरली मेंशन करता है, जो कि इस तरह है कि द प्रपोज्ड न्यू पार्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रा एलिया सीक्स टू एम्पावर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी and the state legislature in case of other cooperative society to be make appropriate law। तो जो अदर सोसाइटी बच जाती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पार्लियामेंट एम्पावर है, जो अदर सोसाइटी बच जाती हैं उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर वो अप्रोप्रिएट लॉ बना सकती है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्लियर है कि स्कीम में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सेपरेट की जा सकती है उस स्कीम से जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स जो स्टेट में काम करती है उनके लिए काम की जा सकती है। तो पार्लियामेंट्री बीइंग empowered so far as a multiple state society are concerned, the state legislation have to make appropriate law laying down certain matters so as far as the other cooperative societies are concerned। तो जो स्टेट है वो स्टेट में ऑपरेट करती कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लॉ बना सकती है, बट जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। तो इसीलिए इस सवेरेबिलिटी को जो प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ सवेरेबिलिटी को एप्लीकेबल करते हुए जो कोर्ट ने है मेजॉरिटी ऑफ के साथ ये हेल्ड किया कि जो स्टेट के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट में काम करती हैं उसको और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दोनों को अलग कर दिया। तो स्ट्रक डाउन कर दिया जो स्टेट के लिए सब्जेक्ट हैं, स्टेट के भीतर काम करती हैं। कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर इज नो डाउट दैट आफ्टर सर्वेलेंस व्हाट सर्वाइव कैन एंड डज स्टैंड इंडिपेंडेंटली एंड इज वर्केबल। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम उन दोनों पार्ट को अलग अलग कर दें तो यूनियन का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके लिए ये लॉ काम करेगा और ये वर्केबल होगा, इंडिपेंडेंटली वर्केबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जजमेंट ऑफ जो हाई कोर्ट है वो अपहेल्ड की जाती है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट स्ट्राइक डाउन एंटायरली पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is declared that Part 9 of the Constitution of India is operative only insofar as it concerns to multi-state cooperative society, both within the various state and in the union territories। तो कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को उस हद तक अपहेल्ड किया कि जहां तक वो स्टेट के रिलेटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लॉ बनाने की बात है वहां तक कोर्ट ने उसके जो पार्ट 9B है उसको अपहेल्ड किया, बट एंटायरली क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने इसको एंटायरली पार्ट 9B को कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रक डाउन करने का ऑर्डर किया था, तो इसीलिए कोर्ट ने उसको पार्टली इस जजमेंट में अलाउ किया। तो ये हमारी जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली डिसाइड हुई। होप आपको ये जजमेंट है वो समझ आई होगी, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।